हेलो हेलो हेलो, एक बार फिर आ चुके हम आपके सामने। जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो ख़त्म हो चुका है। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो हमारे सामने है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से आपके क्वेश्चन बनते हैं या तो फिर उसके केसेस जो आपको करने हैं पक्के, मतलब ठीक है। एक तो केसेस और एक हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो आपको वो दो क्वेश्चन आपको अपने पक्के करने हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे सामने ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है हमारे सामने वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या आप लोग बता सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे सामने क्या होता है? तो देखिए, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है: कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and having same structural formula and optical behavior is different and optical behavior is different optical behavior is different अगर हो उसमें तो उसी को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड द फिनोमिना इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या ये आपको समझ में आया? देखिए, इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है तो वो ये होता है, आपके सामने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये दोनों आपके सामने क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे। और जो आपके सामने इसने फिर बोल दिया है ना, क्या? ऑप्टिकल बिहेवियर। क्या है? ऑप्टिकल बिहेवियर जो बताया गया है वो आपका डिफरेंट होगा। ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके दोनों सेम होंगे और ऑप्टिकल बिहेवियर जो भी कंपाउंड आपको गिवन है अगर उसका ऑप्टिकल बिहेवियर अलग अलग आ रहा है तो फिर वो आपका, अगर डिफरेंट है तो फिर वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो इसी के ऑप्टिकल बिहेवियर को हम किससे देखते हैं? इसके ऑप्टिकल बिहेवियर को हम देखते हैं पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट से। किससे? पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट से हम इसके बिहेवियर को देखते हैं और समझते हैं। इसको लिखो, फिर पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाए और आपको थोड़ा समझाया जाए उसके बारे में। लिखो भाई जल्दी। आइए फिर। अरे भाई साहब, अस्त्र कहाँ है? अस्त्र जो भी देखिए फिर, अब आपके सामने है पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। क्या है? पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। ध्यान से समझना, इसी से आपका ऑप्टिकल बिहेवियर जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए ये आपको एक ऑर्डिनरी लाइट दी गई है। क्या है? ऑर्डिनरी लाइट। मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, यूनिडायरेक्शनल नहीं, ये मल्टी डायरेक्शन। ठीक है, ये है आपके सामने एक ऑर्डिनरी लाइट। क्या है? ऑर्डिनरी लाइट जो आपकी होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है। क्या होती है? मल्टी डायरेक्शनल का मतलब ये है कि ये आपके सामने किसी कोई भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करोगे, किससे? निकोल प्रिज्म से आप इसको जैसे ही पास करोगे, किससे? निकोल प्रिज्म से आप इसको जैसे ही पास करोगे उसके बाद ये आपके सामने एक लाइट बन जाती है पीपीएल। क्या बनती है? पीपीएल, जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बनती है? पीपीएल, जिसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट है, निकोल प्रिज्म से आपने पास की, उसके बाद ये बन गया आपके सामने पीपीएल। और पीपीएल आपकी बोल सकते हो आप एक तरह से कि ये यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शनल में फ्लो करती है डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद एक हमने ली पोलैरिमीटर ट्यूब। क्या ली? पोलैरिमीटर ट्यूब आपने जैसे ही ली ना, इसके अंदर कोई भी अननोन कंपाउंड है का सॉल्यूशन है आपके सामने। क्या है?
सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंपाउंड, सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंपाउंड, अगर इसमें पीपीएल मान लीजिए 3 केस बनते हैं आपके, ये था आपका मिडल, यहाँ पर पीपीएल रोटेट की है, और मान लीजिए कि यहाँ पर भी आपकी पीपीएल रोटेट की है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आपकी पीपीएल रोटेट नहीं की है। क्या केस है देखिए, इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, क्या इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिससे हमने पास की पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर से, और पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर क्या है, कोई अननोन कंपाउंड का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर पीपीएल आपकी रोटेट नहीं करती है तो ये आएगा आपके सामने ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। याद रखना क्या आएगा, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बनने शुरू होंगे। अब ये आएगा आपके सामने ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड मतलब पीपीएल जो है वो रोटेट ही नहीं की है, रोटेट नहीं की है मतलब 0 डिग्री है, समझ में आया, 0 डिग्री है, ठीक है। अगर आपकी पीपीएल रोटेट की, क्या इफ पीपीएल रोटेट्स, अगर पीपीएल रोटेट की तो वो आएगा आपके सामने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या आएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर ये आपके सामने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो ये कुछ ऐसा होता है, कैसा देखिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब पीपीएल रोटेट की है तो रोटेट तो की होगी, मान लीजिए +9 डिग्री क्लॉकवाइज में की है या फिर -10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में की है, रोटेट तो की है, या तो इधर की होगी या फिर इधर की होगी, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एक तो क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और एक हम इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसी का दूसरा नाम है आपके सामने +D, इसका है -L, इसका है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये है आपके सामने लीवो रोटेटरी। इन सबको लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार जल्दी जल्दी लिखोगे यार, कट गए तो थोड़ा बहुत। इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर लिख दूँ तो आइए फिर इसको ऊपर लिखते हैं। नीचे है ना थोड़ा सा, ये आपको दिख नहीं रहा है, थिंक ये कट रहा है अभी। देखिए पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट आपके सामने क्या बोलता है, ये बोलता है अगर आपकी पीपीएल नहीं रोटेट कर रही है, क्या इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, अगर पीपीएल आपकी नहीं घूम रही है मतलब 0 डिग्री पर ही है, ना तो क्लॉकवाइज में जा रही है और ना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब यही है कि ये आपके सामने एक ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड बन के आएगा। अगर पीपीएल रोटेट नहीं कर रही है तो जो पोलैरिमीटर ट्यूब में जो कंपाउंड था ना हमारे सामने वो ऑप्टिकल इनएक्टिव था, ठीक है। अगर पीपीएल रोटेट कर रही है, इफ पीपीएल रोटेट्स, अगर पीपीएल रोटेट कर रही है तो जो आपके पास पोलैरिमीटर ट्यूब में जो कंपाउंड था वो ऑप्टिकल एक्टिव नेचर का था, क्या वो आपके सामने ऑप्टिकल एक्टिव नेचर का था। अब देखिए पीपीएल रोटेट, देखिए यहाँ पर पीपीएल रोटेट नहीं कर रही है मतलब 0 डिग्री है। अगर पीपीएल रोटेट कर रही है तो मान लीजिए -10 डिग्री में भी घूम सकती है, +10 डिग्री में भी घूम सकती है, और इन दोनों का नेट आएगा 0 हमारे सामने, और नेट 0 आते ही आप उसको बोल सकते हो ये क्या है, ये एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड आपके सामने, ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिव कैसे होती है, या तो घूमे वो क्लॉकवाइज, बस रोटेट करनी चाहिए, कहीं भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारी, ठीक है, या तो हो सकते हैं क्लॉकवाइज या फिर हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज आपके सामने, और इसी को हम +D भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, +D, और इसको हम बोलते हैं -L, और इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है, समझ में आया। ऑप्टिकल, अगर आपकी पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर आपकी रोटेट कर रही है बाय पासिंग थ्रू पोलैरिमीटर ट्यूब, तो उसका मतलब यही है कि वो रोटेट कर रही है, तो पोलैरिमीटर ट्यूब से रोटेट करेगी ना, तो अगर वो रोटेट कर गई
तो आपका पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। अगर वो रोटेट नहीं की तो पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। बस यही समझना था मेरे यहाँ से। तो ठीक है, आप देखिए, मान लीजिए मैंने दो रोटेशन लिए, ठीक है, एक मैंने ली अल्फा एक्स जो आई मेरे पास -10 डिग्री, ठीक है, एक मैंने ली अल्फा वाई जो मेरे सामने आई +9 डिग्री। इनका नेट आया -1 डिग्री। अगर इनका नेट आया है, नेट कुछ ना कुछ तो आया है, तो ये आपके सामने होंगे ऑप्टिकल एक्टिव। क्या होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। जैसे आगे देखिए, मान लीजिए अल्फा एक्स मेरा आया है -9 डिग्री, अल्फा वाई मेरा आया है +9 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनका नेट जो है वो 0 आ गया है, लेकिन रोटेट तो की है। क्या? नेट 0 डिग्री आया है, लेकिन अल्फा एक्स और अल्फा वाई रोटेट तो हुई है। रोटेट होते ही आप इनको ऑप्टिकल एक्टिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। इनको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आइए आपको एक शॉर्ट नोट दे देते हैं। यहाँ तक देखिए, अगर पीपीएल अगर पीपीएल आइए शुरू से देखते हैं। पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट एक बार दोबारा से बता रहा हूं। देखिए क्या था पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट, आपके सामने कुछ ऐसा था। क्या? कि आपको एक ऑर्डिनरी लाइट दी गई थी जो किसी भी डायरेक्शन में फैल रही थी। आपने ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया, जो फिर वो यूनिडायरेक्शनल हो गई है, ठीक है। उसके बाद बताइए, निकोल प्रिज्म के बाद आपने इसे कहां से पास किया था? अरे बताइए। उसके बाद आपने इसको पास किया था पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। क्या होता है पीपीएल? प्लेन पोलराइज लाइट। क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट। अगर पीपीएल को फिर से आपने पोलैरिमीटर ट्यूब से पास किया, किससे? पीपीएल को आपने पोलैरिमीटर ट्यूब से पास किया है। किससे? पीपीएल को अगर आपने पोलैरिमीटर ट्यूब से पास किया और अगर आपकी पीपीएल घूम गई, मतलब पीपीएल आपकी रोटेट हो गई, तो वो होगा आपके सामने ऑप्टिकल की एक्टिव कंपाउंड। और इफ पीपीएल डज नॉट रोटेट, अगर आपकी पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं की, तो वो होगी आपके सामने ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। समझ में आया? अब ये सीधी बात है यार, घूम गई तो कहाँ घूमेगी? या तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं +t, इसको हम बोलते हैं -l। इसको आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल सकते हो, इसको आप लीवो रोटेटरी भी बोल सकते हो। तो ये था आपका पूरा निचोड़ किसका? पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट का। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक अब तक ये आपको समझ में आ चुका होगा। गजब राइटिंग देख रहे हो, बहुत अच्छी राइटिंग है, ठीक है। आइए फिर इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिखो भाई, जल्दी। क्या आपको ऑप्टिकल बिहेवियर समझ में आया कंपाउंड का? ऑप्टिकल बिहेवियर अब आपके सामने दो ही तरह का होगा। क्या होगा? ऑप्टिकल बिहेवियर आपके सामने दो तरह का होगा। या तो होगा ऑप्टिकल एक्टिव, या आपके सामने होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। बस सीधी बात है यार, और कुछ है ही नहीं। लिखो इसको जल्दी से। और एक और बात मैं अगर आपको यही बता दूं तो शायद आप और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चल रहा है अभी आपका, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है और एक आपके सामने है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड जो होता है वो आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। क्या होगा? सिमेट्रिकल कंपाउंड। और जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो होगा वो होगा अनसिमेट्रिकल। क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। बस यही थी यार, दो बातें जो आपको याद रखनी है आपके जीवन में। अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, क्या? अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है तो वो होगा आपके सामने क्या? सिमेट्रिकल। क्या? सिमेट्रिकल। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो वो होगा आपके सामने क्या? अनसिमेट्रिकल। क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, लिखो इसको जल्दी जल्दी।
जल्दी से लिखो यार, इतना वक्त मत लगाओ। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। खुद मिट गए तो कैसे सिम सिम बोलने वाली साफ हो जाए, बताओ। देखिए पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ चुका होगा अब तक, तो आ जाना भी चाहिए यार अब तक तो। आइए फिर देखिए पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। नहीं समझ में, सही बताओ, समझ आया नहीं आया? एक बार फिर से देखो, इधर आओ, इधर 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 देखिए। पहले क्या लिया था? ऑर्डिनरी लाइट। क्या थी? ऑर्डिनरी लाइट, जो किसी भी डायरेक्शन में जा रही थी। उसका मतलब ये समझ सकते हो कि जीवन में उसका कोई उद्देश्य नहीं था, वो इधर उधर जा रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने उसको पास किया निकोल प्रिज्म से। कहाँ से? निकोल प्रिज्म से, जहाँ वो यूनिट डायरेक्शन हो चुकी थी। उसके बाद हमने उसको कहाँ से पास किया? पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। और प्लेन पोलराइज लाइट को हमने पास किया पोलैरिमीटर ट्यूब से, जहाँ हमें ये पता चलता है कि पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर जो आपका कंपाउंड है, वो अगर पीपीएल रोटेट की तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल, बताइए बताइए, अगर पीपीएल रोटेट की तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर पीपीएल रोटेट नहीं की तो वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। बस यही तो था पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं जो हमारे सामने पहली है, कायरल सेंटर। क्या है? कायरल सेंटर। और इसी को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। और स्पेलिंग देख लेना यार, उसकी मिस्टेक मत बताना दोस्तों, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन। कायरल सेंटर से आप क्या समझ रहे हो, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन से आप क्या समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो मैं समझाता हूँ। देखिए कायरल कार्बन होता है आपके सामने sp3 कार्बन। क्या? sp3 कार्बन अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। sp3 कार्बन अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप, अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ये होता है आपके सामने क्या? कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे ये है मेरे पास एक कार्बन, यहाँ मैंने जो लगा दिया है ए, यहाँ मैंने लगा दिया है बी, यहाँ सी, और यहाँ मैंने लगा दिया है बी। तो ये कंपाउंड जो है आपके सामने, ये कार्बन जो है ये sp3, ये कार्बन sp3 होने के कारण ये कायरल कार्बन भी तो हो सकता है, और ये कायरल सेंटर भी है हमारे पास। क्या है ये हमारे सामने आ गया है कायरल सेंटर, ठीक है। समझ में आया? कायरल सेंटर बस यही है यार, sp3 कार्बन अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप। sp3 मतलब हर बॉन्ड सिंगल होना चाहिए। अटैच विद 4 डिफरेंट ग्रुप मतलब जो भी कार्बन की वैलेंसी क्या है, कैटेलिसिस प्रॉपर्टी जो है, कि वो अपने चार ग्रुप लगा सकते हैं। कैसे भी लगाओ, सेम लगाओ या अलग अलग लगाओ, लेकिन हमें यहाँ पर कायरल सेंटर देख रहे हैं तो चारों ग्रुप हमारे अलग होने चाहिए। अगर sp3 के साथ चारों ग्रुप अलग हैं तो वो क्या होगा? कायरल सेंटर होगा हमारा। उसके बाद देखिए कायरल कार्बन। क्या? कायरल कार्बन और कायरल ऑक्सीजन, कायरल कार्बन, कायरल ऑक्सीजन और कायरल नाइट्रोजन, ये सब आपको देखने हैं। जैसे देखिए कायरल कार्बन का मैं आपको एक उदाहरण दूं। क्या दूं उदाहरण? आयोडीन, और ये हो गया आपका फ्लोरीन। तो यहाँ पर आप गौर से देखोगे तो ये कार्बन आपके सामने कायरल कार्बन है। अरे बताओ, यही तो है कायरल कार्बन, बताओ सही है? जी हाँ, यही है कायरल कार्बन। उसके बाद आता है कायरल नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन है, मान लीजिए यहाँ मैं लगा दूं इथाइल, यहाँ मैं लगा दूं प्रोपाइल, यहाँ मैं लगा दूं मिथाइल, तो एक लोन पेयर होगा, कोई 3 बॉन्ड ही बनाता है। देखिए चारों ग्रुप अलग हैं तो ये sp3 है। sp3 के साथ साथ ये क्या बन गया? ये है हमारे सामने कायरल नाइट्रोजन। क्या है? कायरल नाइट्रोजन, ठीक है। अब जैसे देखिए एक और बताता हूं मैं आपको, ईटी, प्रोपाइल, मिथाइल, और मैंने चलो क्लोरीन भी लगा दिया है। अब आ गया यहाँ पर प्लस, क्योंकि लोन पेयर था उसकी क्लोरीन लगा दिया है। उसके बावजूद भी ये हमारे सामने क्या है? sp3 और कायरल नाइट्रोजन। क्या है?
कायरल नाइट्रोजन होगा ये आपके सामने। ठीक है, अब देखिए, अब हम आते हैं कायरल ऑक्सीजन पे। इस पे कायरल ऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं बताइए, कायरल ऑक्सीजन से आप क्या समझते हैं? कायरल ऑक्सीजन से कुछ ऐसा समझते हैं लोग बाग, देखिए दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं और PRET है, sp3 है, तो ये क्या है? कायरल ऑक्सीजन। और अगर आपने एक लोन पेयर हटा दिया और यहाँ पर मान लीजिए मिथाइल लगा दिया, तो भी ये क्या है? कायरल ऑक्सीजन। क्या है? कायरल ऑक्सीजन। तो कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन, या तो आपसे पूछे कायरल सेंटर बताइए इस क्वेश्चन में कितने हैं, या फिर आपसे एसिमेट्रिक कार्बन भी वो पूछ सकता है। या स्पेलिंग तो तुम बताते नहीं हो, सही है गलत है तो मेरे ध्यान आ गया। एसिमेट्रिक सही है क्या? देखना एक बार, आई थिंक सही है। अब ठीक है, नोट करो इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करो यार नोट। कायरल कार्बन, कायरल ऑक्सीजन, कायरल नाइट्रोजन, कायरल सल्फर, ऐसे आप कहीं तक भी जा सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हमें पढ़ना वही है जो हमारे एग्जाम के रेफरेंस में हो। ठीक है, लिखिए, लिख लिया, अरे छाप लिया क्या? आइए फिर आगे बढ़ा जाए। अब क्या आपको कायरल सेंटर समझ में आ चुका है? बताइए, क्या आपको कायरल सेंटर समझ में आ चुका है? अब कायरल सेंटर आपको समझ में आ गया। जैसे देखिए, यहाँ मैं लगा दूं हाइड्रोजन, यहाँ मैं लगा दूं OH, यहाँ मैं लगा दूं Br और यहाँ मैं लगा दूं Cl, तो ये आपके सामने कायरल सेंटर है। बिल्कुल है। जैसे यहाँ लगा दूं मैं CH, यहाँ OH, यहाँ CH3, यहाँ मैं लगा दूं प्रोपाइल, चारों ग्रुप अलग हैं, कायरल सेंटर है। ऐसा ही हमारे सामने एक आता है सूडो कायरल सेंटर। क्या आता है? सूडो कायरल सेंटर हमारे सामने आता है। ठीक है, देखिए सूडो कायरल सेंटर आपके सामने कुछ ऐसा होता है। कैसा होता है बताइए? ऐसा होता है क्या? ऐसा कैसा? ऐसा होता है वो हमारे सामने, देखिए, समझ में आया? कायरल कार्बन आपको दिया हुआ होगा, क्या कायरल कार्बन आपको दिए हुए होंगे, उनके बगल में भी कायरल कार्बन आपको मिलेगा, वो होता है सूडो कायरल। देखिए कैसे, यहाँ पर मेरे सामने एक हाइड्रोजन है। क्या है? एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। कितने बॉन्ड हो गए इसके? 4। इसको रहने दो, अभी बाद में बताते हैं आप इसको। ठीक है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। देखिए ये क्या है? CH3, C हाइड्रोजन है और OH है, CH3 और ये ग्रुप है पूरा। तो ये चारों ग्रुप अलग है, तो ये होगा आपके सामने कायरल सेंटर। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी चारों ग्रुप अलग है, तो ये भी होगा आपके सामने कायरल सेंटर। यहाँ मैं लगा दूं अब OH। अब देखिए गौर से, और यहाँ है हमारे सामने एक H। क्या है? एक H। अब देखो, ये ग्रुप और ये ग्रुप, दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। यहाँ है ऑक्सीजन और यहाँ है हाइड्रोजन। ये कार्बन कायरल था, ये कार्बन भी कायरल था, और ये कार्बन भी कायरल हो सकता है क्या? बताइए, बताओ बताओ, ये कार्बन आपका कायरल कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दोनों ग्रुप तो सेम है, ये कायरल ना होने के कारण ये आपके सामने होता है सूडो कायरल सेंटर। क्या है? ये आपके सामने होता है सूडो कायरल सेंटर। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH CH डबल बॉन्ड CH CH3 और OH। अब देखिए फिर से वही बात है, ये कायरल और ये आपके सामने फिर से क्या? ये फिर से आपके सामने हो गया सूडो कायरल सेंटर। ठीक है, अब इसी के रेफरेंस में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ। ठीक है,
देखिए मान लीजिए ये आपका इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है, आर एस आपको बाद में बताएगा, अभी पहले देखो। मान लीजिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है, चलो 6 ट्रांस देख लो यार। देखिए मान लीजिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 6 है, इसकी 6 है, अगर इसकी भी 6 है, हो सकता है ना कि 6 बनाओ किस, मान लीजिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने 6 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने ट्रांस है। अब देखिए मान लीजिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो आ गई ट्रांस और इसकी आ गई 6, क्या आ गई 6, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद कुछ ऐसा है कि मान लीजिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई आपके सामने ट्रांस और इसकी आ गई ट्रांस, ये 4 केस ही आपके बनते हैं, बाकी कोई केस नहीं है आपका। अगर कोई है तो फिर सोचो एक बार, अगर इन 4 केस के अलावा आपको कोई केस बनता नजर आ रहा है तो कृपया करके मुझे भी बताएं, जल्दी जल्दी सोचिए भाई, क्या इन 4 केस के अलावा कोई केस आपको बनता नजर आ रहा है? अरे बताओ, क्या इन 4 केस के अलावा कोई केस आपको नजर आ रहा है? बताओ यार, नहीं आ रहा। देखिए और क्या ही हो सकता है भाई, ये cis दोनों है, ये cis हो, ये ट्रांस हो, ये भी, ये ट्रांस हो, ये cis हो, ये भी है, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, ये भी। अब देखिए अब इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अगर cis हो तो हम बोलते हैं एक आयरन, क्या बोलते हैं, एक आयरन। ये इस वाले में है किसके, सूडो कायरल सेंटर के हमारे सामने, ठीक है। उसके बाद आता है सिस ट्रांस, सिस ट्रांस अगर हो तो वो होता है कायरल, अगर ट्रांसिस वो एक ही बात है, वो भी होगा आपके सामने कायरल, और ट्रांस ट्रांस है वो होगा एक आयरल, क्या होगा, वो होगा आपके सामने, क्या होगा बताइए, वो आपके सामने होगा एक आयरन। ऐसे ही आप इसको आर एस सेव कर सकते हो। मान लीजिए देखिए अगर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन आर आर है, या फिर एक की आर एक की एस, या फिर एस आर या फिर एस एस बी है, तो ये दोनों तो होंगे आपके एक आयरल, क्या होंगे, एक आयरल, और ये होंगे दोनों आपके कायरल। क्या आपको कायरलिटी सेंटर और सूडो कायरल सेंटर या फिर सूडो कायरलिटी सेंटर क्या आपको समझ में आया? बताइए बताइए जल्दी, आ तो गया ही होगा यार अब तक तो, ठीक है। इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार जल्दी से नोट करो भाई, जल्दी 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 से नोट करो इसको। आइए फिर अब आगे देखते हैं, हमारे सामने जो टॉपिक है हमारा, अभी तो आपने पढ़ा है कायरल सेंटर, क्या पढ़ा है, कायरल सेंटर। अब हम पढ़ेंगे कायरल मॉलिक्यूल, और देखना कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब हमारे सामने है कायरल मॉलिक्यूल, क्या है, कायरल मॉलिक्यूल, और ये क्या होता है, देखिए एक कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज, क्या होता है, कंपाउंड एंड इट्स मिरर इमेज आर, a compound and its mirror image are non-superimposable of each other. Mirror images are non-superimposable mirror image of each other. Non-superimposable mirror image of each other known as chiral molecule. क्या होता है, chiral molecule। जी हाँ, एकदम सही पकड़े, क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल। ये यूं बोल रहा है कि एक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, उसकी वो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज अगर खुद में अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो आपके सामने कायरल मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल है, ठीक है। सॉरी, देखिए मान लीजिए नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाना। देखो क्या वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर पाएंगे? मान लीजिए इधर मैं ले रहा हूँ आपका लेफ्ट हैंड, इधर मैंने आपका हाथ काट के रख दिया है,
इधर मैंने ले लिया राइट हैंड, क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं? बताइए। अरे भाई लेफ्ट हैंड ऐसे है, ठीक है, देखिए ये क्या है, ये लेफ्ट है और राइट ऐसे है, तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, नहीं है ना सुपर इम्पोज, ऐसे होंगे, सुपर इम्पोज ऐसे हमें रखेंगे, ऐसे रखेंगे एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये हमारे सामने होंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या होंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, और नॉन आइडेंटिकल भी हम इनको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन आइडेंटिकल। और इन्हीं को हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल। और एक बात जो आपको यहां से ध्यान रखनी है, क्या? कायरल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। क्या? कायरल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज, बहुत जरूरी है भाई, ऑलवेज लिखो। कायरल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। समझ में आया कि जो आपके सामने कायरल मॉलिक्यूल होगा, अब बात यह है कि कायरल मॉलिक्यूल को कैसे पहचानोगे? दोनों, अगर वो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, सुपर इम्पोज हो रहे हैं, तो वो आपके सामने कायरल मॉलिक्यूल नहीं होंगे, वो होंगे कायरल। अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, जैसे ये है आपके सामने कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे सामने आता है ए कायरल मॉलिक्यूल। क्या आता है? ए कायरल मॉलिक्यूल। बताइए, ए कायरल मॉलिक्यूल है हमारे सामने, क्या था? नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसमें सुपर इम्पोज हो सकते हैं। क्या होते हैं? अगर सुपर इम्पोज हो जाते हैं तो वो होंगे हमारे सामने ए कायरल मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं? ए कायरल मॉलिक्यूल्स। और एक बात पॉइंट टू बी नोटेड, देखिए, ए कायरल मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकल इनएक्टिव इन नेचर। क्या? ए कायरल मॉलिक्यूल आपके सामने ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं इन नेचर। इसको नोट करो, और कुछ नहीं समझ में आया तो सोचो कि क्यों समझ में नहीं आया है, या फिर क्या नहीं आया है, और पानी वानी पियो। भाई समझ में आया? समझ में आया क्या? बताइए। अगर कोई कंपाउंड, देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक आयरन का देखिए, मान लीजिए यहाँ है CHO HOH और CH2OH ले लिया मैंने। सुपर इम्पोज मतलब उठा के उसको उसके ऊपर ही रख देना है, ठीक है। CHO HOH CH2OH, ठीक है। देखिए, इसको उठा के अगर आप इसके ऊपर, दोनों सेम ही है, एग्जांपल के तौर पे देखिए, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज होगा या नहीं? बताइए, बिल्कुल होगा। और जैसे ही मैं ये कर देता हूँ, क्या ये, क्या अब ये सुपर इम्पोज होगा? अब ये सुपर इम्पोज ना होने के कारण ये एक दूसरे के क्या होते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स। कायरल मॉलिक्यूल, या फिर आप बोल सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो भाई, जल्दी से नोट करो, जल्दी से जल्दी करो, जल्दी देखिए, फिर आइए। पैंट ले जोड़ी फोन यार दी गोड़ी। देखिए, अब तक आपको दो चीजें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, कायरल मॉलिक्यूल होता है आपके सामने ऑप्टिकल एक्टिव, और रही बात ए कायरल की, वो होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। यही है बस, दो बातें, ठीक है। ये आपको रखनी है याद।
अब हमारे सामने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या आते हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स। देखिए नाम में ही सिमेट्री है तो कुछ सिमेट्री का ही लोचा होगा। सिमेट्री एलिमेंट्स में हमारे सामने पहला आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या आता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा हमारे सामने आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या आता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। थर्ड आता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फोर्थ आता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या आता है? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है मित्रों, क्या यार अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम इसको लिख सकते हैं POS, इसको हम लिख सकते हैं COS, इसको हम लिख सकते हैं AOS, इसको हम लिख सकते हैं AAOS। और सॉरी देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री ही आपके सिलेबस के अंदर है और यही आपको पढ़ते हैं, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये आपके सिलेबस के रेफरेंस से बाहर है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ये सिर्फ दोनों ऊपर वाले आपको पढ़ने। ठीक है, इसको लिखो। फिर शुरुआत करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से बहुत ही शानदार तरीके से। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी जल्दी। देखिए फिर आइए, कहाँ से शुरू करना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए। फिर देखिए पहला था हमारे सामने प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे आप शॉर्ट में POS भी बोल सकते हैं। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री से आप क्या समझ रहे हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई ऐसी प्लेन जिसको हम कहीं पर भी डाल दें और वहां सिमेट्रिकल चीज बन जाए, सिमेट्रिकल कंपाउंड हो जाए, यही तो है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए समझ के देखना इसको एक बार। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कोई ऐसी प्लेन जिसको हम कहीं पर भी डालें वो सिमेट्रिकल चीजें बना देते। देखिए ऐसा ही ये कुछ होता है, ए इमेजिनरी लाइन या फिर ए इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल, ए इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल, a imaginary plane which bisects the molecule into two equal halves, into two equal halves। समझ में? कोई ऐसी प्लेन, क्या कोई ऐसी प्लेन, बहुत नींद आ रही। देखिए कोई ऐसी प्लेन जिसको आप कहीं भी डालो, आपकी मर्जी कहीं भी डालो और वो आपको सिमेट्री क्रिएट कर रही है। जैसे आप ये ले लीजिए, ये है आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखना। ये क्या है? ये एक नोटबुक है। ठीक है, किसकी है? क्लासमेट की। ठीक है, देखिए इधर देखिए, ये है आपके सामने कोई कंपाउंड। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या बोल रहे हैं? ए इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ। मान लीजिए मैं यहां से इसके बीचों बीच एक प्लेन डाल दूं। क्या? अगर मैं इसके बीचों बीच एक प्लेन डाल दूं तो क्या इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे? बताइए। क्या मैं इसके बीचों बीच एक प्लेन डाल दूं तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे? बिल्कुल होंगे। और इनमें ये वाला जो मान लीजिए मैंने यहाँ से प्लेन डाला, एक तो ये पार्ट होगा, ये पार्ट होगा, दोनों सेम है। हाँ, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ऐसी होगी। अगर मैं इसको बोलूँ कि ऐसे पकड़ के आप यहाँ से प्लेन डालिए तो क्या सिमेट्री आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ तो आ जाएंगे आपके सामने स्प्रिंग्स और यहाँ कुछ नहीं है, तो ऐसे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। लेकिन इसको ऐसे करते ही इसमें क्या आएगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और मान लीजिए मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूँ, ऐसे। कैसे? ऐसे स्लाइस, मॉलिक्यूलर स्लाइस। ठीक है, तो ऐसे भी तो आपके सामने प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी ना? बताइए, क्या ऐसे आपके सामने प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी? अब ये मत बोलना सर यहाँ ऐसा है और यहाँ ऐसा है। अब एक कलर मत देखो यार, ऐसे भावनाओं को समझो, भावनाओं को। देखिए ये ऐसे डालूंगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो आई थिंक अब तक आपको समझ में आ चुका होगा क्या?
कोई भी कंपाउंड हो हम उसमें प्लेन कहाँ डालें कि वो पीओएस आ जाए, मतलब प्लेन और सिमेट्री उसमें दिख जाए। तो भाई मार्कर कहाँ गया फिर? आप देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये कंपाउंड लिया मैंने, ठीक है, इसको तो सब जानते ही होंगे, ठीक है, कि मान लीजिए मैंने इसमें यहां से पीओएस डाला, ये क्या है? पीओएस। तो क्या प्लेन और सिमेट्री है इसमें? यहां से मैंने इसको जैसे ही काटा, क्या यहां से मैंने इसको जैसे ही काटा, तो देखिए ऊपर वाला भी सेम, नीचे वाला भी सेम, तो इसमें पीओएस है। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से पीओएस डालूं, तो ये पीओएस आपकी होगी नहीं किसी भी कारण से, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ ऐसा है, ये क्या है? ये है ए फॉर एप्पल, ठीक है। यहाँ से मैं इसमें प्लेन डालूं, तो क्या इसके अंदर आपको पीओएस नजर आ रही है? बताइए, क्या इसके अंदर आपको पीओएस नजर आ रही है? अरे बताओ, क्या इसके अंदर आपको पीओएस? बिल्कुल है पीओएस। देखिए दोनों साइड बाइसेक्ट करने के बाद अगर सेम आ रहा है दोनों साइड, तो वो आपको क्या होगा? पीओएस। मान लीजिए मैं ये ले लूँ, आपकी बात पी ले लिया मैंने, क्या ले लिया? पी। इसमें बताइए, मान लीजिए अगर इसको मैं यहाँ से एक प्लेन डालूं, तो इसमें तो भाई पीओएस कहीं भी नहीं है। देखिए ऊपर तो पूरा पी का वो है, नीचे कुछ नहीं है। अब कोई दिमागदार बोले मैं यहाँ से डाल दूं, तो यहाँ से भी इसमें पीओएस नहीं है। क्या नहीं है? पीओएस नहीं है। और एग्जाम्पल देखिए आप, ऐसा ऐसा ऐसा, इसमें अगर अब आपकी मर्जी, आप इसमें कहीं से भी पीओएस डाल, देखिए यहाँ से काट दो बीच में से, ठीक है, तो ये आपके सामने पीओएस आ जाएगी। यहाँ से काट दो, ये भी पीओएस आएगी। या फिर आप कॉर्नर टू कॉर्नर भी कट कर दो, तो ये भी आपके सामने क्या आएगी? पीओएस आएगी। या फिर आप ऐसे भी तो कट कर सकते हो, ये भी क्या आएगी? बताइए, ये भी पीओएस आएगी। अरे समझ में आया? बताओ। मान लीजिए 3 कार्बन की मैं एक रिंग लेता हूँ और मैं बोलता हूँ मैंने इसको ऐसे काटा है, तो क्या इसमें पीओएस है? बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, ऐसे थोड़ी ना पीओएस आती है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ बीचों बीच काट दिया इसको, तो यहाँ पर आपकी पीओएस होगी। डेफिनेशन प्रो डेफिनेशन, इमेजिनरी प्लेन विच बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स, वो हमारे सामने क्या होती है? वो हमारे सामने होती है पीओएस, ठीक है। ये अब यहाँ पीओएस है इस वाले प्लेन में। अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे काटूं, कैसे? ऐसे, तो देखिए नीचे फिर से 2 कार्बन, ऊपर 1 कार्बन, सिमेट्री तो आई नहीं। सिमेट्री नहीं आई तो पीओएस नहीं होगा। क्या बोलती जनता? बताइए, समझ में आया? अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्या? ये देखिए आप BF3, अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, कैसे? ऐसे, देखो ऊपर वाला फ्लोरीन तो कट चुका है और ये दोनों एक दूसरे के सामने आ गए हैं, तो यहाँ भी आपके सामने इसमें पीओएस होगा। ये तो कुछ बेसिक्स, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। पीओएस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा, बहुत आसान है ना, हर कोई कर सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको गलत करने हैं नहीं। जल्दी से कीजिए भाई नोट, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए। कर लिए नोट? आइए फिर देखिए। अब कुछ क्वेश्चंस देखिए आप। पहला है आपके सामने कुछ ऐसा, कैसा? ऐसा। इसमें आपको बताना है कि पीओएच है या नहीं, ठीक है।
दूसरा है आपके सामने कुछ ऐसा, ठीक है। तीसरा है आपके सामने कुछ ऐसा, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर फिर से क्लोरीन, क्या क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन। ये आपको बताना है कि इसमें पीओएस है या नहीं। नंबर 4 कुछ ऐसा है, यहाँ मैंने लगा दिया है मिथाइल, यहाँ भी मैंने लगा दिया है मिथाइल, यहाँ मैंने वेज पे लगाया है फ्लोरीन और डैश पे मैंने लगाया है क्लोरीन, और फिर से यहाँ पर वेज पे फ्लोरीन और डैश पे क्लोरीन। आपको बताना है इसमें पीओएस है नहीं। नंबर 5 यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन, क्या बात कर रहे हो। नंबर 5 कुछ ऐसा है, क्लोरीन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी। नंबर 6 कुछ ऐसा है, क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है और एक क्लोरीन यहाँ है। नंबर 7, क्या नंबर 7, इनको करो यार, तुम तब तक आगे लिखता जा रहा हो, ठीक है। नंबर 7 यहाँ मैंने लगाया है मिथाइल बेंज पे और यहाँ मैंने लगाया है डैश पे, यहाँ फ्लोरीन बेंज पे, क्लोरीन डैश पे, फ्लोरीन बेंज पे और क्लोरीन डैश पे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसा है, आपको यही बताना है कि प्लेनोसिमेट्री है या नहीं। मिथाइल है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ ऐसा है, इनको करो यार तुम तब तक। ये क्वेश्चंस अगर आपसे बन रहे हैं तो जीवन में खुशियां मनाओ, और नहीं बन रहे हैं खुशियां तो फिर भी मनानी है, लेकिन थोड़ी कम मनाओ और क्वेश्चंस को बनाओ, खुशियों को छोड़कर क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है। हाँ भाई, तो अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए क्लोरीन मैंने ले लिया है ऐसा, और क्लोरीन अब की बार ऐसा, यहाँ मैंने लगाया है फ्लोरीन, यहाँ मैंने लगाया है क्लोरीन, यहाँ मैंने फिर से लगाया है फ्लोरीन और यहाँ है क्लोरीन। नंबर 11 कुछ ऐसा है, कैसा है, ऐसा। बताओ क्या ये आपको नजर आ रहा है। इसी के साथ नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यार, नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, एक ये है आपके सामने। नंबर चलो 13 का भी लिख लो, तो आएगा ये बना सकता हूँ। ये तो है बहुत आसान है, CH4। इसमें इन सब में आपको चेक करना है कि पीओएस मतलब प्लेनोसिमेट्री है या नहीं है। चेक कीजिए आप इनको, जल्दी से क्लियर करो जल्दी, और मुझे बताओ क्या आपसे हो चुके हैं। अब से सही 5 सेकंड बाद मैं आपसे पूछूंगा क्या ये क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, बताओ जल्दी से। आइए फिर देखिए, हमें सिर्फ प्लेनोसिमेट्री ढूंढनी है। मान लीजिए ये है आपके सामने बेंजीन, और ये होती है कुछ ऐसी है, ऐसी 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 और ऐसी ऐसी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है भाई बेंजीन, ठीक है, समझ रहे हो ना मित्रों, ऐसी होती है बेंजीन। अब देखिए, इसको आप यहाँ से काट लो तो भी पीओएस तो आनी ही है, ठीक है। यहाँ से काट दो, देखो कार्बन कार्बन सेम है, बाकी सब सेम आ रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से काट दो तो भी पीओएस आ रहा है, ठीक है। पीओएस यहाँ से काटने पर भी आपके सामने पीओएस आ रहा, बताइए। यहाँ से काटने पर भी पीओएस आ रहा है। अब ये देखिए, क्लोरीन को बीचों बीच काट दो, ये क्लोरीन, ये है क्लोरीन, के क्या है, ये क्लोरीन है, इसको यहाँ से ऐसे काटो बीचों बीच, तो यहाँ से क्लोरीन कटते हैं आपके सामने यहाँ भी, तो पीओएस आएगा ना, ठीक है। ये देखो, ये है इम्पोर्टेंट और समझना है।
ये जिसने कर लिया ना, ये मान लीजिए उसके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है और उसने आइसोमेरिज्म हमसे बढ़ा हुआ है और स्ट्रक्चर नहीं, हाँ ज्योमेट्रिकल का बेसिक, ठीक है। देखिए फिर ये रही वेज एंड डैश, अगर आपको पता है तो ये आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। मान लीजिए फ्लोरीन ऐसे है, आपकी साइड आ रहा है फ्लोरीन, मान के लीजिए आ देखिए फ्लोरीन ऐसे है, ये कार्बन है, ये क्या है कार्बन, कार्बन से फ्लोरीन ऐसे आ रहा है, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी 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 देखिए फ्लोरीन से कार्बन, कार्बन से फ्लोरीन ऐसे आ रहा है और क्लोरीन पीछे जा रहा है, इस साइड कार्बन है, इधर दोबारा देखो यार, फ्लोरीन तुम्हारी तरफ आ रहा है, क्लोरीन तुमसे दूर जा रहा है, यहाँ पर कार्बन है क्लोरीन लगा है, यहाँ पर कार्बन है क्लोरीन लगा है। अब मान लीजिए फ्लोरीन इधर है क्लोरीन पीछे है, कि मैं ऐसी प्लेन लगाऊं कि फ्लोरीन और क्लोरीन को कट करते हैं और यहां से निकल जाएगी। बताइए क्या ऐसी प्लेन निकल सकती है? फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों कट होंगे, क्योंकि एक तो अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, इसी के कारण देखिए यहाँ क्लोरीन यहाँ क्लोरीन सेम सेम, तो ये आपके सामने POS होगा। अब ये देखिए ये फिर से वही आ गया, फ्लोरीन क्लोरीन पीछे, फ्लोरीन आगे क्लोरीन पीछे, दोनों तरफ मिथाइल, यहाँ से प्लेन काट दो, ठीक है, या फिर यहाँ से काट दो, वो भी सेम है, तो ये भी POS आपके सामने आ चुका है। हाँ जी, अब देखिए इसमें क्या है, बीचों बीच काटो यार, प्लेन तो निकालनी है, बीचों बीच प्लेन निकालो, दोनों क्लोरीन कट जाएंगे, बाकी सब सेम आना है दोनों तरफ। प्लेन के दोनों साइड चेक करो, अगर सेम है तो POS है, नहीं है तो POS नहीं। अब देखिए यहाँ से मैं एक प्लेन पास करूं तो ये क्लोरीन तो पूरा कट गया है, लेकिन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, POS आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है, बिंदास आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा बहुत कुछ समझने लायक है। तो देखिए फ्लोरीन अबव द प्लेन, क्लोरीन बिलो द प्लेन, फ्लोरीन फिर से अबव क्लोरीन, ये मिथाइल है अबव द प्लेन, देखिए ये मिथाइल ऐसी है और ये मिथाइल ऐसी है, प्लेन में तो नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है तो ऐसे प्लेन डालते हैं हम, POS इसमें आ नहीं रहा है, इसमें POS नहीं है। उसके बाद देखिए इसको मैं बीचों बीच काट दूं, मिथाइल के सामने मिथाइल, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, बस तो POS आ रहा है। ऐसे देखो कि हम पे POS कहाँ डालने की सिमेट्री मिल जाए हमें, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए इसमें आप कहीं भी डाल लो, ये ऐसे डाल लो ऐसे डाल लो, कहीं आपको सिमेट्री मिलने ही नहीं वाली, क्योंकि अगर ऐसे डालोगे तो मिथाइल के सामने हाइड्रोजन है, मिथाइल के सामने यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और ऐसे डालोगे तो मिथाइल के सामने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और मिथाइल, तो यहाँ पर POS आपकी है ही नहीं। समझ में आया? अब देखो ये क्या है, ये फिर से देखिए यही वाला है, तो इसमें भी POS नहीं होगा, क्या नहीं होगा? POS। ये देखिए ये तो बहुत आसान है भाई, इसको कैसे काटो, देखो ऐसे काट दो ऐसे काट दो, ये तो आपकी मर्जी है, तो इसमें POS हो जाएगा। अरे बीचों बीच काट दो यार, इसको ऐसे काटो, POS नहीं है। अब एक ऐसी प्लेन, तीन में ऐसी प्लेन पास करेंगे जो प्लेन इस कार्बन से और इस कार्बन से गुजर जाएंगे, देखिए आधा आधा कट गया ना, तो इसी प्लेन के कारण हम इसको बोल सकते हैं POS। और आप एक प्लेन ऐसे भी डाल सकते हो, ये भी आपकी POS बता रही है कि POS इसके अंदर है। अब ये देखिए ये क्या है, अब मैं एक ऐसी प्लेन डालू CH4, ये यहाँ देख लो, यहाँ बनाता हूँ, देखिए CH4 क्या है, CH4। यहाँ से मैं एक ऐसी प्लेन डाल लूँ जो दोनों हाइड्रोजन को कट करती हुई आए, और दो हाइड्रोजन आप कैसे बच जाए, देखिए सेम आ रहे हैं भाई, दोनों साइड प्लेन डालनी है और दोनों साइड सेम आ गई तो POS है, अगर नहीं आई तो POS नहीं है। तो ये है आपके सामने POS, ठीक है, बस यही है यार POS, बाकी ज़्यादा कुछ है भी नहीं अब, ठीक है। POS है क्या है, अगर प्लेन है, प्लेन सिमेट्री है तो POS है। समझ में आया? समझ में आया? POS क्या होता है, इमेजिनरी प्लेन क्या होता है, imaginary plane which bisect the molecule into two equal halves is known as plane of symmetry। और प्लेन ऑफ सिमेट्री से समझो क्या मतलब है सिमेट्री का।
सिमेट्री का यही तो मतलब है, जहाँ हम प्लेन डालें वहाँ सिमेट्री आ गई तो प्लेन और सिमेट्री के अंदर आता है। अगर नहीं आई सिमेट्री, प्लेन डालने के बाद भी अगर सिमेट्री नहीं आई तो फिर वो पीओएस में नहीं है। तो अब सेंट्रो सिमेट्री करेंगे अगले लेक्चर में। बहुत नींद आने वाली, सो जाओ तुम भी और हमें भी सोने दो। चलो फिर बाय।